हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परचम। माय नेम इज पीयूष एंड आई एम इंग्लिश मेंटोर। हमने स्टार्ट कर ली है ऑलरेडी होमोफोन्स की एक सीरीज जिसमें हम 100 मोस्ट रिपीटेड या ऐसे कह लीजिए एग्जाम में आने वाले मोस्ट कॉमन 100 इडियम्स को 100 होमोफोन्स को इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। इतना सारा होमोफोन इडियम्स पढ़ लिया है कि बार बार होमोफोन्स में ही इडियम्स का ही याद आ रहा है। ऑलराइट, सो होमोफोन्स की सीरीज में 20 होमोफोन्स को हर क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एंड यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारे एटलीस्ट आपको पक्का से आते हो। कुछ बहुत कॉमन है, शायद उनका डिफरेंस आपको पता होगा, बट कैसे उनको यूज करते हैं यहां पे थोड़ी सी डाउट हो सकती है, या फिर इनको वर्ब या नाउन की तरह से हम कैसे यूज करते हैं इनमें डाउट हो सकता है। सो मेक श्योर आप सारी बातों को एग्जैक्टली क्लियर करते चलिए, जिससे एग्जामिनर्स अगर कभी भी इन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए या फिर एग्जामिनेशन में इनसे रिगार्डिंग अगर कुछ भी देखने को मिलता है सो आप उसको डेफिनेटली टैकल कर पाओ। ऑलराइट, शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कौन से नए 20 होमोफोन्स है जो आज हमें सीखने हैं। बट एक ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है एसएससी का कंप्लीट इंग्लिश कोर्स आपके लिए लॉन्च हो चुका है। आप जाके परचम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन से इसको बाय कर सकते हो। इसमें मैंने ग्रामर को 50 गोल्डन रूल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है प्रॉपर्ली, साथ ही साथ वोकैबुलरी को निमोनिक्स के थ्रू और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कनेक्शंस के थ्रू मैंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। ईडियम्स को मैंने कलर के बेसिस पे अलग सेग्रीगेट किया हुआ है, नेम्स के बेसिस पे जो ईडियम्स होते हैं उसको अलग सेग्रीगेट किया हुआ है, और बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू मैंने ईडियम्स को आपको इजी करके समझाने की कोशिश की है। ऐसे ही कॉम्प्रीहेंशन, रीअरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस पे भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए मैंने कि आपको वो इजीली समझ आ पाए और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को भी आप आसानी से टैकल कर पाओ। सारे लेवल पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने वहां पे अपलोड किए हुए हैं और साथ ही साथ सॉल्व करके दिखाए भी हैं। सो मेक श्योर यू डू नॉट मिस दिस। और अभी आप जाके ग्रैब करोगे इस कोर्स को तो आप अप टू 50% तक के डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकते हो। इस कोर्स में बेसिकली आपको मिलने वाले हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स हैं जो अवेलेबल हैं, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस आपको वहां पे मिलने वाला है, एंड देन अल्टीमेटली डिटेल्ड पीवाईक्यू के डिस्कशंस भी, जो मैंने क्वेश्चंस में भी क्लब किए एग्जांपल्स वो भी पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही हैं। तो आप पीवाईक्यू से कहीं पे भी अनटच्ड फील नहीं करोगे। मतलब डिस्कशन से लेके जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वहां से लेके जो भी मैंने रूल्स बताए हैं वहां तक, इवन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही टारगेट किया है हमेशा। सो इस कोर्स में बेसिकली आपको हमेशा एग्जाम के आसपास ही फील होने वाला है। इस कोर्स के रिगार्डिंग या फिर क्लास में अगर कुछ डाउट होता है तो आप अपनी क्वेरीज को व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू बता सकते हो हमें, दैट इज 9929507407। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो कि किसी चीज में आपको इश्यूज आ रहे हैं। वील डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व देम। राइट, शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कौन से आज के होमोफोन्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। 20 ऑलरेडी हमने कवर कर लिए थे। आज का फर्स्ट यानी कि 21st है बैरन, BARON। इसका भाई होता है बैरन। दोनों को ऑलमोस्ट बोलने का जो तरीका है वो सेम ही है, बैरन ही दोनों को बोल सकते हैं, लेकिन BARON जो बैरन होता है इसका मतलब होता है लैंडलॉर्ड, मतलब जमींदार भी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो मकान मालिक होते हैं, कुछ हद तक उनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं बैरन की तरह। राइट, लैंडलॉर्ड एक बहुत कॉमन सा वर्ड है, बट बैरन भी हम उनको कभी ना कभी कंसिडर कर लेते हैं। सो BARON जब होएगा तो इसका मतलब है लैंडलॉर्ड, जमींदार या फिर मकान मालिक को भी आप इस बैरन कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करूं बैरन की, BARREN, इसका मतलब होता है बंजर या फिर जो चीज फर्टाइल नहीं है, यानी कि अनउपजाऊ। जैसे मान लीजिए एक जमीन है जहां पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं लग पाते या कोई भी फसल नहीं उग पाती है, उस जमीन को मैं बंजर या बैरन बोलूंगा। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। चलो सेंटेंस में यूज करते हैं। पहला है देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल पावर्स रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ रिच बैरन्स। एक टाइम हुआ करता था जब सारी पावर किसके हाथ में हुआ करती थी? सारी पावर किसके हाथ में होती थी? जो बहुत अमीर जमींदार लोग हुआ करते थे। आपने वो गाना भी सुना होगा, बापू जमींदार या जिम्मेदार ऐसे करके बोलते हैं, शायद वो भी इसी पे रेफरेंस के बेसिस पे है। सो ऐसे जमींदार लोग जो बहुत पावरफुल हुआ करते थे, पहले सारी पावर उनके हाथ में ही रहा करती थी। दैट्स हाउ दिस सेंटेंस स्पेसिफाइज दिस होमोफोन। फिर बैरन का मतलब बंजर हो गया, ऐसी जमीन जहां पे कुछ भी उग नहीं रहा है, या फिर कोई ऐसा जो कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा, उसको भी हम बैरन कह सकते हैं। जैसे कोई ऐसा पेड़ है जिसपे कभी फल नहीं आएंगी या पत्तियां नहीं आएंगी, तो वो बैरन हो गया है। सेंटेंस देखेंगे, इन बैरन लैंड यू कांट कल्टिवेट एनीथिंग। बैरन लैंड जो होता है, जो बंजर जमीन होती है, उसमें कभी भी आप कुछ चीज की खेती या कल्टिवेशन नहीं कर सकते। दैट्स हाउ यू कैन स्पेसिफाई दिस होमोफोन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 2 सेज या 22 सेज
बेट BAIT और इसका भाई है BATE। देखो ध्यान से समझो दोनों को। BAIT का मतलब होता है चारा। जैसे मान लीजिए मेरे को मछली फंसानी है तो मैं एक हुक में क्या करूंगा, छोटा सा पीस डालूंगा मीट का या किसी भी चीज का जो मछली का फेवरेट हो, और फिर उसको मैं फेंक दूंगा, जिसके थ्रू क्या होगा, मछली मैं पकड़ सकता हूं। तो बेट का मतलब चारा भी होता है, या फिर एक ऐसा ट्रैप करने के लिए जो भी हम फूड को यूज करते हैं उसको हम बेट कहते हैं, मतलब चारा जिसको आप कह सकते हो, है ना। मतलब किसी को भी डिसीव करके ट्रैप में लेने की या फिर जाल में फंसाने की जो कोशिश होती है उसको हम बेट बोलते हैं। इसको चारा भी कह सकते हैं। और कोई ऐसा चीज जिसको ट्रैप करके हम फिश को एंटाइज कर दे कि यार मछली हमारी साइड लुभा जाए और फिर हम मछली को पकड़ ले, उसको BAIT बोलते हैं। सेंटेंस में अगर यूज करना होगा, इट शुड बी लेट योर बेट फॉल जनरली अपॉन द वाटर, है ना। फॉल्स की जगह यहाँ पे फॉल होगा, लेट योर बेट फॉल जनरली जेंटली अपॉन द वाटर। अब मान लो बेट जो हमने लगाया है मछली पकड़ने के लिए, जो चारा, वो बहुत तेज अगर पानी पे गिर गया, मछली डर जाएंगी, भाग जाएंगी। अगर जेंटली आएगा तो मछलियां सोचेंगी खाने की चीज है, आएंगी एंड फंस जाएंगी। दैट्स हाउ। नेक्स्ट पे आते हैं BATE। बेट का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना। जैसे मान लेते हैं ब्राइटनेस है, उसको कम कर दिया। किसी चीज की लेंथ बहुत बड़ी, उसको कम कर दिया। इसी तरीके से किसी चीज में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, उसको कम कर दिया। सो एनीवेयर जहां पे भी आपको कम करने वाला कॉन्टेक्स्ट यूज करना होगा, BATE वाला बेट इस तरीके से यूज में आ सकता है। सेंटेंस देखेंगे, वी लिसन्ड विद बेटेड ब्रेथ द स्टोरीज ऑफ ग्रैंडमदर्स ट्रैवल। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ग्रैंडमदर जब अपने ट्रैवल या दादाजी लोग अपने ट्रैवल की स्टोरियां बताया करते थे तो ऐसे सांस चढ़ जाती थी, मतलब एकदम कम कम सांस आने लगती है कि बाप रे इतना मुश्किल होता था। तो इस हिसाब से भी हम बेट को यूज कर सकते हैं। बेटेड ब्रेथ मतलब एकदम एक्साइटेड हो जाना या एंशियस हो जाना, या फिर ऐसे कह लीजिए कि मतलब सांस चढ़ जाती है जबकि बाप रे इतना मुश्किल होता था। तो इस हिसाब से BATE वाला हम बेट यूज कर सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 23 पे। 23 says BALD, इसको भी बॉल्ड पढ़ते हैं, ये भी BALLED, ये भी बॉल्ड पढ़ा जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो BAWLED बॉल्ड, ये भी सब बॉल्ड पढ़े जाते हैं। पहला है BALD, देन इट्स BALLED, देन फिर इट्स BAWLED। तीनों का साउंड सेम है बेटा, लेकिन इनके मतलब डिफरेंट है बिल्कुल। लेट्स हैव अ लुक। BALD का मतलब तो होता है जिसके सिर पे बाल नहीं है, जिसको गंजू या टकलू भी कह सकते हैं। सो बॉल्ड इज अ पर्सन विद नो हेयर ऑन हिज हेड। सो सेंटेंस बनाएंगे, शी इज बॉल्ड हेडेड। अब ये लड़की है, सो मे बी ड्यू टू सम रीजन शी इज बॉल्ड। तो ही के केस में, शी के केस में कैसे भी बना सकते हैं, मतलब अगर किसी के सिर पे बाल नहीं है तो ये BALD यूज हो जाएगा। ये बहुत कॉमन सा वर्ड है। अब देखते हैं BALLED। इसका मतलब होता है कार्नल नॉलेज। क्या हो जाता है देखो जरा, ही पिक्ड अप द शीट्स ऑफ पेपर एंड बॉल्ड देम टाइटली इन हिज फिस्ट। अब यहां पे किसी भी चीज की जब हमें नॉलेज होती है, कार्नल नॉलेज का मतलब हो गया ऐसी कोई चीज जो हम बहुत इंटेंसली जाके किसी भी चीज में कर रहे हैं। सो बॉल्ड कैसे यूज कर रहे हैं, ही पिक्ड अप द शीट्स ऑफ पेपर एंड बॉल्ड देम टाइटली इन हिज फिस्ट। किसी भी चीज, एक पेपर पकड़ा और उसको एकदम अपने हाथ में मतलब ऐसे कह लो कि बिल्कुल उसको ट्विस्ट करके अपने हाथों में या ग्रैब करके अपने हाथों में पकड़ लिया। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज BALLED वाला बॉल्ड, मतलब कार्नल नॉलेज होना किसी के पास भी। देन इट्स BAWLED होना। इसका मतलब क्या होता है, बहुत जोर से अगर कोई चिल्लाता है, मतलब चीख पुकार होती है, दैट्स BAWLED। इसको बॉल्ड पढ़ते हैं, पढ़ने तो खैर सारे ही सेम है आपको, BAWLED, पर BAWLED का मतलब होता है जब कोई बहुत जोर से चीख या पुकार हमें सुनाई पड़ती है। सेंटेंस देखेंगे, समवन इन द ऑडियंस बॉल्ड आउट वंस मोर। मतलब जनरली जैसे कोई परफॉर्मेंस है बहुत पसंद आई है तो लोग बोलते हैं ना कि वंस मोर। अब किसी ने एक वंस मोर भीड़ में से बहुत जोर से चिल्ला के बोला वंस मोर, सो इट शुड बी BAWLED बॉल्ड, मतलब जोर से चीख या पुकार के कॉन्टेक्स्ट में बात करना, ठीक है। 24 पे आते हैं। नाउ दिस सेज BASK। पहला है बास्क, देन इट इज BASQUE। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखो। बास्किंग आपने सुना होगा, सन बास्किंग बोलते हैं, धूप सेक रहे हैं, या फिर सन बास्किंग जिसको बोला जाता है। सो बास्क इज अ वर्ड दैट मींस टू वार्म वनसेल्फ प्लेजेंटली। मतलब अगर मान लो जून जुलाई का मौसम है, जून का मान लेते हैं, मई जून का मौसम है, उस टाइम पे दोपहर में अगर कोई धूप में है उसको हम बास्क नहीं बोलेंगे क्योंकि वो प्लेजेंट नहीं होगा। अगर मान लेते हैं ठंड का टाइम है, मान लीजिए नवंबर दिसंबर का टाइम है, जनरली हर जगह ठंडी होती है, उस टाइम पे अगर आप 10-11 बजे तक सन में बैठे हो, धूप के सामने बैठे हो, अब वो सन बास्किंग हो जाएगा। मतलब क्या है, अपने आप को धूप से गर्म करना बहुत प्लेजेंटली, मतलब जो हार्श ना लगे, इसको वी टर्म एज BASK बास्क। सेंटेंस बनाएंगे, इट वुड बी क्रोकोडाइल्स बास्क ऑन द स्मॉल सैंडी बीचेस। अब क्रोकोडाइल्स का तो ये बेसिक
जो एटिकेट है वही होता है, हमेशा ऐसे बीच पे या किनारों पे क्या कर रहे होते हैं, बास्किंग कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। BASQUE का मतलब होता है टाइट फिटिंग बॉडिस और ट्यूनिक। बहुत टाइट जो कपड़े या ट्यूनिक जो भी लोग पहनते हैं, सुपरमैन को ही देख लो, बहुत सारे लोग होते हैं, स्पाइडरमैन को देख लो, जो एकदम टाइट ड्रेस पहनी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बास्क, BASQUE। जैसे शी वॉज एडवाइज टू वेयर बास्क, उसको कहा गया कि तुम बास्क पहनो, मे बी फॉर अ रीजन। सो जब भी बहुत टाइट फिटिंग क्लोथ्स होते हैं, जनरली आपने देखा होगा ना, जैसे सुपरमैन को देख लो, बहुत एकदम बॉडी टाइट फिट सूट पहनता है, तो उसको BASQUE बोला जाता है, बास्क। चलो अगला 25th, इट्स BETTER, बेटर है, एंड देन इट्स BETTOR। BETTER का मतलब तो होता है सुपीरियर या फिर अच्छा होना। जैसे किसी ने बोला आई एम बेटर नाउ, मतलब अब मैं अच्छा हूं, पहले जैसा था उससे थोड़ा अभी ठीक हूं। सेंटेंस बनाएंगे, इट इज ऑलवेज बेटर टू ड्राइव केयरफुली। बहुत सिंपल है, ऑलरेडी आता होगा। लेट्स लुक एट BETTER। इस बेटर का मतलब होता है ऐसा आदमी जो बेट लगाता है। अब देखो, जो बेट लगाता है उसको गैम्बलर भी कहते हैं, लेकिन वो जुआ हो जाता है, मतलब नेगेटिव नोटेशन ज्यादा आ जाती है। बेटर मतलब जो ऐसे नॉर्मली शर्त लगाते हैं उनको हम बोलते हैं बेटर, BETTOR। सो वन हू बेट्स क्या हो जाएगा, जुआरी। जुआरी का गैम्बलिंग होता है जो बहुत नेगेटिव है, बट स्टिल हिंदी का कन्वर्जन ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही होता है। सेंटेंस देखेंगे, द पर्सन हु बेट्स इज कॉल्ड अ बेटर। अब ये सेंटेंस भी ऐसे ही बना दिया गया है, ऐसा आदमी जो बेट कर रहा है उसको हम बेटर बोलते हैं। इसको अगर हम सेंटेंस में और यूज करना चाहें, जैसे द बेटर लॉस्ट ऑल हिज मनी ड्यूरिंग द बेट, ऐसे कह सकते हैं, इसका सेंटेंस बन जाएगा। मतलब जो बेट करने वाला है उसने अपना पूरा पैसा लूज कर दिया, कैसे, बेट लगा के। तो ऐसे आप इसका एक और सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 26 सेज BOAR। इस बोर का मतलब इट्स BOER। इस बोर का मतलब BOOR इज ऑल्सो बोर, एंड देन BORE इज ऑल्सो बोर। ये चार वर्ड्स हैं विद द सेम साउंड, ऑलमोस्ट सेम साउंड की तरह इनको पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। BOAR का मतलब होता है वाइल्ड पिग। जो जंगली सुअर होते हैं उनको हम बोर बोलते हैं, BOAR। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी है, आई डोंट रिमेंबर कि कौन से पार्ट में है ये, बट जब वो लोग जंगली सुअरों को मार रहे होते हैं, सो उनको हम BOAR बोर बोलते हैं। एंड जो पिग्स होते हैं वो जनरली पिग होती है, मतलब जो पेट्स तो नहीं बोल सकते, बट जो हमारे घर के आसपास भी कभी कभी दिख जाती है, वैसे वाली पिग्स को पिग बोलते हैं। देन बोर इज जंगली वाला। सेंटेंस बनाएंगे, वी कैन फाइंड वाइल्ड बोर्स इन द वैलीज। ऐसे बोल सकते हैं, वैलीज में हमको वाइल्ड बोर्स देखने को मिल जाती हैं। BOER इज अ साउथ अफ्रीकन और डच डिसेंट। ऐसा आदमी जो साउथ अफ्रीकन, किसी कोई साउथ अफ्रीकन है उसका डिसेंट है, या फिर किसका, डच का डिसेंट है, मतलब उसके बाद जो आया हुआ है, जो आगे की पुश्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, BOER। सो ही इज अ बोर हम बोल सकते हैं फॉर एनीबडी जो क्या है, जिसके पूर्वज जो है वो कौन से हैं, या तो साउथ अफ्रीका के या तो डच है, उनको उस लड़के को जिसके पूर्वज साउथ अफ्रीकन है या डच है, उस पूरे लड़के को हम क्या बोल सकते हैं, उस लड़के को हम क्या बोल सकते हैं, इट्स BOER। BOOR का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज टेस्टलेस। अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें स्वाद ही नहीं है उसको BOOR बोलेंगे। जैसे इफ वी रेफर समवन एज बोर, वी थिंक हिज बिहेवियर एंड एटीट्यूड रफ एंड रूड। अब जैसे मान लो किसी का एटीट्यूड ऐसा है जो बिल्कुल इंटरेस्ट वाला नहीं है, मतलब आप किसी से बात करो और सीधे मुंह बात नहीं करे, तो उस आदमी का जो एटीट्यूड है दैट इज टेस्टलेस, मतलब उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा कोई, इस हिसाब का टेस्टलेस है। सो बोर का मतलब क्या होता है, टेस्टलेस होना, मतलब जिसमें बिल्कुल नॉट इंटरेस्टिंग टाइप का होना। सेंटेंस में इट वुड बी, इफ वी रेफर समवन एज बोर, वी थिंक हिज बिहेवियर एंड एटीट्यूड रफ एंड रूड। अब ये तो इसका जनरल डिस्क्रिप्शन टाइप का सेंटेंस हो गया। लेट्स लुक एट सम इंटरेस्टिंग सेंटेंस। जैसे मान लीजिए मैंने बोला, नोबडी लाइक्स टू टॉक टू हिम फॉर हिम बीइंग अ बुअर, BOOR। जैसे कोई उससे बात नहीं करना चाहता बिकॉज वो कैसा है, BOOR, बुअर है। तो ऐसे करके आप इसका सेंटेंस बना सकते हो। BORE का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोर हो जाना। हिंदी में इट्स अरुचिकर, जिसमें इंटरेस्ट ना बन रहा हो या फिर इंटरेस्टिंग जो चीज ना लग रही हो, इसको BORE वाला बोर कहते हैं। जैसे सेंटेंस बनाओगे कि ही बोर्ड मी ऑल थ्रू द मील विद स्टोरीज ऑफ द आर्मी लाइफ। उसने मुझे खाते टाइम पूरा टाइम बोर कर दिया अपनी आर्मी की स्टोरी सुना सुना के। इस तरह से आप BORE को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 27 सेज ब्रूड। इट्स ब्रूड, एंड 27th भी दूसरा पार्ट है, दैट्स आल्सो ब्रूड। BREWED का मतलब होता है फर्मेंटेशन। एक प्रोसेस होता है जिससे कोई भी चीज को सड़ा के फिर कोई एक नई चीज बनाई जाती है, जैसे फर्मेंटेड या फर्मेंटेशन होता है प्रोसेस। तो ब्रू का मतलब होता है शराब बनाना, है ना, कॉफी को भी ब्रू किया जाता है ऐसे बोलते हैं लोग। सो ब्रू का मतलब होता है शराब बनाना या फिर फर्मेंटेशन करना, लेकिन इसका स्पेलिंग क्या है, BREWED वाला ब्रू जो होता है उसका मतलब फर्मेंटेशन होता है। बट देयर इज अनदर वर्ड विद द सेम साउंड, दैट इज ब्रूड। अब यहां पे है फैमिली या फिर परिवार, या फिर जिसको सोचना भी बोलते हैं। जब भी फैमिली के रेफरेंस से बात होगी, इट्स BROOD। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जो कैंगारूज होते हैं उनके पेट में आगे एक पाउच बना होता है जिसको ब्रूड पाउच बोलते हैं। उसका बेसिकली काम ये होता है कि जो यंग कैंगारूज होते हैं वो उस ब्रूड पाउच में आगे बैठ जाते हैं।
इस कॉन्टेक्स्ट से भी आप समझ सकते हो कि फैमिली मेंबर्स के लिए वो पाउच बना होता है जिसमें उनकी प्रोजेनीज या जो भी उनके बच्चे होते हैं, जो बेबीज होते हैं, वो उसमें आके बैठ जाते हैं। सो ब्रूड का मतलब क्या हो जाएगा? परिवार, इसका बेसिकली मतलब होता है। सेंटेंस में अगर हम बात करें, इफ समवन ब्रूड्स ओवर समथिंग दे थिंक अबाउट इट अ लॉट सीरियसली। अगर कोई भी आदमी किसी चीज के ऊपर ब्रूड कर रहा है, मतलब वो उस चीज पे बहुत ज्यादा इंटेंशनली सोच रहा है। तो देखो दो मतलब थे यहाँ पे। पहला है ब्रूड, जिसका मतलब है फैमिली, है ना। अब ब्रूड इज अ ग्रुप ऑफ बेबी, जैसे ग्रुप ऑफ बेबी बर्ड्स दैट वर बॉर्न एट द सेम टाइम एट द सेम मदर। देखो ब्रूड के दो मतलब हैं, BROOD के दो मतलब हैं। पहला तो हो गया फैमिली, तो इसको भी हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं जहां पे भी फैमिली की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो सोचना वाला है, इसको कैसे यूज करेंगे जरा ध्यान से देखिए। इफ समवन ब्रूड्स ओवर समथिंग दे थिंक अबाउट इट अ लॉट सीरियसली। अगर कोई आदमी किसी चीज पे ब्रूड करता है तो उस पर बहुत ज्यादा सीरियसली सोचता है। एग्जाम्पल बताता हूं, मान लीजिए आर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग फास्ट, लेट स्टार्ट ब्रूडिंग ओवर इट। मतलब अब एग्जाम्स बहुत करीब आ रहे हैं, चलिए इसके बारे में सीरियसली सोचना शुरू करते हैं। तो ऐसे करके आप इसका सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट पे बात करते हैं, नंबर 28 पे वी हैव ब्रोज, BROWS एंड द अदर इज BROWSE। इसको भी ब्राउज या ब्रोज बोलते हैं। ये ब्रोज का मतलब होता है जो हमारे यहाँ पे आईब्रोज होते हैं, जिसको हम स्पेसिफिकली आईब्रोज बोलते हैं, इसको BROWS भी बोला जाता है शॉर्ट में, राइट। योर ब्रोज ऑन योर फोरहेड, जो भी फोरहेड पे ब्रोज होते हैं, आईब्रोज, इनको ब्रोज बोलते हैं शॉर्ट में। तो आप कह सकते हो सम पीपल हैव देयर ब्रोज या आईब्रोज जॉइंट, है ना। जनरली बॉयज को ऐसे देखने को मिलते हैं कि ब्रोज उनके जॉइंट होते हैं। तो आप इसका सेंटेंस ऐसे बना सकते हो। देन इट्स BROWSE, इसका मतलब होता है ग्रेजिंग या चरना, कोई भी चीज को खाने को ब्राउज बोलते हैं। 3 रेड डियर वर ब्राउजिंग नियर माई लॉज। अब इसको हम क्या बोल सकते, कैसे सेंटेंस समझ सकते हो? 3 रेड डियर क्या कर रहे थे? मेरे लॉज के आसपास क्या कर रहे थे? घास को चर रहे थे। सो BROWSE इज ऑल्सो चरना, ठीक है। एक ब्राउजिंग होता है जो हम इंटरनेट पे सर्फ करते हैं, तो मतलब किसी भी जगह पे बहुत मल्टीपल जगह पे घूमना एक साथ इज ऑल्सो ब्राउजिंग, ठीक है। याद रखिएगा ये तो इंटरनेट के कॉन्टेक्स्ट में आपको ऑलरेडी पता होगा। सो ब्राउज का मतलब चरना भी होता है। नंबर 29 सेज burger, BURGER, and another word for the same sound is burger, BURGHER। BURGER का मतलब तो आपको पता है, सेंटेंस देख लेते हैं। I do not like eating burger, है ना। यहाँ पे चरगर लिख गया, इट्स एक्चुअली बर्गर। इट्स अ मीट सैंडविच। जनरली अभी इंडिया में तो मीट का ही स्पेसिफिक नहीं है, बट वैसे इसको मीट सैंडविच ही कहते हैं इंग्लिश में। सो बर्गर का मीनिंग पता है आपको, एंड लेट्स लुक एट BURGHER। इस वाले बर्गर का मतलब होता है व्यवसायी या फिर जो भी मर्चेंट होता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी होगी आपने बचपन में, तो जो भी मतलब ऐसा कह लीजिए कि जो दुकानदार या मर्चेंट है जो इधर उधर सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बर्गर बोलते हैं, BURGHER, ठीक है। द बर्गर्स ऑफ अ टाउन आर द पीपल हु लिव देयर, स्पेसिफिकली द रिचर और मोर रिस्पेक्टेबल पीपल। जनरली जो लोग काफी ज्यादा पैसे कमा चुके होते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में हम बर्गर्स को यूज करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सो राम एंड श्याम were eager to meet the burger who has arrived in their town। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि राम और श्याम बहुत एक्साइटेड हैं उस बर्गर से मिलने के लिए जो उनके टाउन में अभी अभी आए हैं। मतलब थोड़ा सा रेयर हो गया ना आज के टाइम पे ऐसे लोगों को देखना। तो राम एंड श्याम वर वेरी एक्साइटेड, ऐसे आप कह सकते हो कि राम एंड श्याम वर वेरी एक्साइटेड टू मीट या टू सी द बर्गर हु हैज अराइव्ड इन देयर टाउन। ऐसे करके सेंटेंस बन जाएगा। चलिए 30th पे आते हैं। नाउ दिस इज कैलेंडर, CALENDAR। एक तो DAR हो गया और दूसरा हो गया CALENDER। दोनों में भी डिफरेंस होता है, चलो देखते हैं। CALENDAR जो होता है, इसका मतलब होता है ऐसा चार्ट जिसमें डेट्स और डेज दिखाई पड़ते हैं। जो नॉर्मल कैलेंडर होता है दैट इज CALENDAR। जैसे आई हैव ओनली वन कैलेंडर इन माई ऑफिस। नॉर्मली कैलेंडर जैसे हम घर में यूज करते हैं, पर ये कैलेंडर में जो ER वाला है, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को प्रेस करने को हम कैलेंडर बोलते हैं, ER। देखिए जैसे लिखा है प्लीज कैलेंडर माय ड्रेस, मतलब मेरी ड्रेस को प्रेस कर दो। तो जैसे हम इस्त्री करते हैं ना कपड़ों को, उसको कैलेंडर बोलते हैं, ER उसका स्पेलिंग होता है। ध्यान रखना, कैलेंडर में AR वाला क्या होता है? जिसमें डेट और डेज देखते हो। ER वाला होता है जिसपे आप जब भी आप प्रेस करते हो, इट्स CALDER, ठीक है। कैलेंडर एक वर्ब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्शन हो रहा है, और ये वाला नाउन हो जाएगा जस्ट बिकॉज ये कोई चीज है जो एग्जिस्ट करती है। चलिए नंबर 31 सेज कैनन, CANNON, और दूसरा है CANON। दोनों का साउंड एग्जैक्टली सेम है, बट दोनों के मीनिंग्स एकदम अलग अलग है। कैनन का मतलब होता है तोप। कैनन का मतलब होता है तोप होना, जो बड़ी सी गन जैसी होती है जिसमें मतलब हम बारूद डाल के उसको लॉन्च करते हैं, उसको कैनन बोलते हैं। दैट स्पेलिंग इज CANNON। और अगर जो
सिद्धांत या फिर जो हमारे अपने एथिक्स और इंटेग्रिटी होती है हमारी, उसको हम CANON बोलते हैं। जैसे किसी ने कहा कि नहीं यार मैं ऐसे चोरी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अपने सिद्धांत ही अलाउ नहीं करते हैं, फॉर दैट विल बी यूजिंग CANON। अगर हम बात करें सेंटेंस की तो CANNON, यानी कि जो तोप का सेंटेंस है, दैट वुड बी अ कैनन ऑफ एंशिएंट टाइम इज प्लेस्ड नियर द रेलवे स्टेशन। मतलब पुराने जमाने के कैनन या तोप कहां रखी थी? रेलवे स्टेशन के पास रखी थी। ऐसे आप यूज कर सकते हो। CANON को यूज करेंगे, ही बिलीव्स इन कैनन्स ऑफ जस्टिस। वो किस में बिलीव करता है? जस्टिस के सिद्धांतों में बिलीव करता है कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसे आप यूज कर सकते हैं। चलिए 32 पे आते हैं। Now this is canvas, CANVAS, and the second one is CANVASS। अभी सिंगल एस और डबल एस दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। चलिए देखते हैं। अ काइंड ऑफ रफ क्लोथ, जो तिरपाल होता है जिससे हम जनरली टेंट वेंट लगाते हैं, उसको कैनवस बोलते हैं, CANVAS। सेंटेंस बनाएंगे, माई शूज आर मेड ऑफ कैनवस, है ना, मतलब जो बहुत मोटा सा रफ कपड़ा होता है उसको कैनवस बोला जाता है। बट इफ इट इज CANVASS, इसका मतलब क्या होता है? वोट मांगना। जैसे लोग जाते हैं ना, जो नेता टाइप के लोग होते हैं वो जाते हैं, या नेता ही स्पेसिफिकली जाते हैं वोट मांगने के लिए, इस चीज को कैनवस बोला जाता है जिसमें डबल एस यूज होता है। तो कैनवस में डबल एस है, इसका मतलब है वोट मांगने जा रहे हैं, इस प्रोसेस की बात होगी। और अगर सिंपल AS लिखा हुआ है, इसका मतलब है हम एक मोटे कपड़े की बात कर रहे हैं जिससे शूज, टेंट्स, ये सब चीजें बनती हैं। तो कैनवस में डबल एस वाले का सेंटेंस देखते हैं। नाउ अ डे स्टूडेंट्स आर बिजी इन कैनवसिंग फॉर देयर फ्रेंड्स। अब अपने फ्रेंड्स बनाने के लिए लोग मतलब ना बहुत ट्राई करते हैं आजकल के बच्चे कि मतलब मेरे ज्यादा फ्रेंड्स हो या फिर मेरे फ्रेंड्स बन जाए। आजकल बहुत आइसोलेटेड रहने लगे बच्चे, सो इस हिसाब से आप यूज कर सकते हो इस सेंटेंस को। चलो नंबर 33 सेज कॉप्स, CORPSE, और फिर इसका भाई है CORPS। दोनों के मतलब बिल्कुल अलग अलग है। इफ इट इज CORPSE, इसका मतलब होता है डेड बॉडी या फिर जिसको लाश कहते हैं, राइट। लेकिन अगर यह है CORPS, इसका मतलब हो जाएगा बॉडी ऑफ ट्रूप्स, मतलब सेना, जो सोल्जर्स का ग्रुप होता है उसको हम कॉप्स बोलते हैं, CORPS। दोनों में अंतर समझ लीजिए। इफ इट इज CORPSE, इसका मतलब क्या हो जाएगा? लाश या डेड बॉडी हो जाएगा। लेकिन इफ इट इज CORPS, इसका मतलब हो जाएगा सोल्जर्स का एक ग्रुप या टुकड़ी, जिसको बोलते हैं सेना की टुकड़ी होता है वो। चलो सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस फॉर CORPSE वुड बी द कॉप्स वाज कवर्ड विद अ व्हाइट बेडशीट। ऐसे जनरली देखा जाता है, जो लाश था उसको व्हाइट बेडशीट से कवर कर दिया। फिर कॉप्स के देखते हैं, आई वांट टू जॉइन नेशनल कैडेट कॉप्स। ठीक है, मुझे नेशनल कैडेट कॉप्स को ज्वाइन करना है। तो इस हिसाब से जब भी कभी मिलिट्री या आर्मी या सोल्जर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी, CORPS यूज होगा और S लगाते ही ये तुरंत डेड बॉडी को रेफर करने लग जाता है। नेक्स्ट नंबर 34 सेज सेशन, CESSION, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज SESSION। सेशन का मतलब होता है छोड़ देना किसी भी चीज को, है ना। जैसे इंडिया शुड नॉट हैव मेड अ सेशन ऑफ एन इंच ऑफ इट्स लैंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। कह रहा है कि इंडिया को अपना 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ना चाहिए था पाकिस्तान बनने के लिए। तो इस हिसाब से फिलहाल यहाँ पे सेंटेंस एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ सेशन में CESSION, सेशन का मतलब है किसी भी चीज को छोड़ देना या फिर जाने देना, कि चलो कोई बात नहीं, टू बी अ बिट लीस्ट बॉदर्ड अबाउट समथिंग, कि चलो ठीक है छोड़ दिया, जाने दिया, ऐसे वाले को बोलते हैं सेशन, CESSION। लेकिन अगर सेशन की बात करते हैं, किसी भी चीज का एक, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आधे आधे घंटे के सेशंस होने हैं, मतलब आधे घंटे का वो प्रोग्राम चलेगा, फिर ब्रेक होगा, फिर आधे घंटे का प्रोग्राम चलेगा, फिर ब्रेक होगा, तो इसको सेशन बोलते हैं। मतलब एक ग्रुप होगा, एक कमिटी बैठेगी जहां पे थोड़ी देर का डिस्कशन होगा, फिर गैप हो जाएगा। सो 2 गैप्स के बीच का जो पार्ट होता है दैट इज टर्म्ड एज सेशन, SESSION। जैसे सिटिंग ऑफ असेंबली और कोर्ट, उसको सेशन भी कहते हैं। सो द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट विल बी ओवर टुमारो। ठीक है, ऐसे करके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 35, दैट सेज सेंसर, सेंसर में पहले की स्पेलिंग है CENSER, फिर दूसरे की स्पेलिंग है CENSOR, फिर तीसरे की स्पेलिंग है CENSURE, सेंश्योर। पहला और दूसरा है सेंसर, और जो थर्ड वर्ड है इसको सेंश्योर पढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट साउंड सेम ही है, इसलिए तीनों साथ में लिखे हुए हैं। सेंसर का मतलब होता है अ पॉट इन विच इंसेंस इज बर्न। यज्ञ होता है या फिर जिसमें आप अगरबत्ती जला सकते हो, जो उसका स्टैंड होता है, इसको हम सेंसर बोलते हैं, CENSER। क्लियर है? जिसमें अगरबत्ती जला सकते हैं, फिर जिसमें यज्ञ कर सकते हैं, ऐसा जिसमें कोई भी इंसेंस को बर्न कर सकते हो। वो अगरबत्ती हो सकती है, धूप बत्ती हो सकती है, लकड़ियां हो सकती हैं, कुछ भी चलेगा। सेंटेंस देखो, प्लेस सम इंसेंस इनटू द सेंसर, है ना, मतलब कुछ इंसेंस रख दो, मतलब अगरबत्ती या कुछ रख दो उस सेंसर में जिसमें भी यज्ञ या अगरबत्ती जलाई जाती है।
उसको सेंसर बोलते हैं, स्पेलिंग है CENSER। लेकिन अगर हम CENSOR की बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, जैसे सेंसर बोर्ड होता है ना, जो एग्जामिन करते हैं कि यार ये सही है या गलत है, मतलब कौन सी चीजें हटानी है, कौन सी चीजें रखनी है, उसको आइडेंटिफाई करने वाले जो लोग होते हैं उनको सेंसर बोर्ड वाले लोग बोला जाता है या फिर सेंसर बोला जाता है। तो CENSOR वुड बी एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन, किसी भी चीज का ऑफिशियल एग्जामिनेशन करना या चेक करना कि वो चीज गलत है कि सही है। जैसे द सेंसर बोर्ड हैज अवॉर्डेड यू सर्टिफिकेट टू दिस फिल्म, ठीक है। सर्टिफिकेट कौन देता है फिल्म्स को, सेंसर बोर्ड देता है। सेंसर का मतलब ऐसा कोई जो एग्जामिन कर रहा है कि फिल्म सही है, अच्छी है कि बुरी है, ठीक है। फिर सेंसर हो जाता है। सेंसर का मतलब होता है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना कि यार ये तो बहुत बुरा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, थोड़ा ऐसे होता तो अच्छा होता। अब जब आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करने लग जाओगे, फॉर दैट द वर्ड इज सेंसर, CENSURE, ठीक है। तो निंदा या फिर क्रिटिसाइज करना इसका मतलब निकलता है। सेंटेंस देखेंगे, हिज कंडक्ट वाज सेंसर्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने उसका जो कंडक्ट, जो भी उसने कहा था उसको क्रिटिसाइज कर दिया कि यार बताओ ऐसे कह रहा है, या फिर जो भी इसका कंडक्ट है, ठीक है। 36 पे आते हैं। इट्स सीज, CEASE, the other word is SEIZE and the other word is SEISIEGE। तीन वर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट सबको पढ़ने का तरीका है सीज। पहला देखेंगे, सीज का मतलब होता है डिसकंटिन्यू, छोड़ देना। मतलब जैसे मान लो किसी ने सीज कर दिया, तो जैसे ही रिजाइंड एंड दस सीज टू बी द चेयरमैन ऑफ आवर सोसाइटी। अब किसी ने रिजाइन कर दिया तो अब क्या हो गया, मना कर दिया कि अब मैं नहीं चेयरमैन रहूंगा। तो सीज का मतलब होता है किसी भी चीज को डिसकंटिन्यू कर देना या फिर किसी चीज को छोड़ देना अपनी जगह से। अगर आपने मतलब मान लीजिए इस्तीफा दे दिया है तो यू हैव सीज्ड, CEASED, ठीक है। तो मतलब होता है छोड़ना। लेकिन SEIZE का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को दबोच लेना। जैसे मान लो कि कोई जबरदस्ती गन लेके एयरपोर्ट में जा रहा है तो गन क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। ये वाला सीज कौन सा होता है, SEIZE वाला सीज लेते हैं इसको, ठीक है। मतलब किसी चीज को कैच कर लेना या पकड़ लेना कि भाई तुमने ये गलत चीज की है, इसको कैप्चर कर लिया, इसको सीज बोलते हैं। सेंटेंस देखते हैं, हीरोइन वर्थ 2 लाख रुपीज वॉज सीज फ्रॉम हिज ऑफिस। हीरोइन इज अ ड्रग, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, है ना। 2 लाख रुपए का हीरोइन कहां से, उसके ऑफिस से सीज कर लिया गया। यहाँ पे कौन सा सीज है, जब्त कर लेने वाला। एंड दैट्स हाउ SEIZE वुड फिट देयर। नेक्स्ट आएंगे SIEGE। इसका मतलब होता है घेर लेना किसी को। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक चिप्स का पैकेट खोला, आपके दोस्त आसपास आपको घेर लेते हैं, उस केस को आप कह सकते हो सराउंड करना या फिर सीज। SIEGE वाला यहाँ पे यूज होगा। सेंटेंस बनाएंगे, अकबर्स आर्मी सीज द कैसल ऑफ चित्तौड़गढ़। ये तो बात थोड़ी सी सीरियस हो गई, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स को सोचो, आप चिप्स का पैकेट खोलो, आपके फ्रेंड्स आपके आसपास क्या कर लेंगे, आपको सीज कर लेंगे, मतलब आसपास आपको सराउंड कर लेंगे। ऐसे इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर 37 सेज करियर, CAREER एंड द अदर इज CARRIER। एक होता है करियर, दूसरा होता है कैरियर। साउंड ऑलमोस्ट सेम है, कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी मेनली लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कैरियर है कौन सा करियर है। दोनों का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन साउंड ऑलमोस्ट हम सेम ही करके कभी कभी बात कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस पे अलर्ट रहना है कि हम इसकी साउंड्स को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके बोले। दिस इज करियर, CAREER। करियर का मतलब होता है व्यवसाय या फिर जो भी आपका प्रोफेशन है। जैसे मान लो मेरा करियर क्या है, टीचिंग का, मेरा करियर है टीचिंग का। इसको पढ़ते कैसे है, करियर, CAREER, ठीक है, मतलब प्रोफेशन या व्यवसाय जिसको बोलते हैं। सेंटेंस बनाएंगे अगर, फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज ज्वाइन कंप्यूटर कोर्सेज। ऐसा किसी कंप्यूटर के मास्टर जी ने बोला है कि अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए ज्वाइन कंप्यूटर कोर्सेज। अब यहाँ पे करियर कौन सा है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट हो सकता है उसका वाला, या प्रोफेशन हो सकता है उसका वाला। लेकिन दूसरा है कैरियर, ये क्या करेगा, किसी भी चीज को कैरी करेगा, एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। इट्स करियर, इट्स कैरियर, वन हु कैरीज, जो भी ले जाता है उसको कैरियर कहा जाता है। जैसे आप ट्रक के ऊपर पढ़ोगे तो लिखा होगा गुड्स कैरियर, वो करियर नहीं है, वो प्रोफेशन नहीं है, वो क्या है, कैरी करता है चीजों को इधर से उधर। सेंटेंस देखेंगे, मस्किटोज आर द कैरियर्स ऑफ वायरस। मस्किटोज क्या करते हैं, इधर से उधर वायरस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे करियर एंड कैरियर को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। नेक्स्ट इज नंबर 38, कोर्स, CORSE एंड द अदर इज COURSE। COARSE का मतलब होता है रफ या खुरदुरा जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए रफ कॉपी का जो पेज होता है वो कैसा होता है, कोर्स होता है, ठीक है। सेंटेंस देखेंगे, डू नॉट यूज अ कोर्स क्लोथ टू क्लीन द ग्लासेस। अभी जब ग्लासेस साफ करते हैं, जो चश्मा साफ करते हैं, उसको साफ करने के लिए बहुत जेंटल, बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा मिलता है। अगर सोचो आपने कोई ऐसा पोछा टाइप का कपड़ा लेके उसको साफ कर दिया, अब एकदम गंदा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, स्क्रैचेस आ जाएंगे। सो कोर्स का मतलब रफ होता है। मतलब ये कह रहा है कि कोर्स क्लोथ को यूज मत करो, एकदम खुरदुरे से कपड़े को यूज मत करो, फाइन क्लोथ को यूज करो।
फिर COUR SE की बात करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, कार्य की दिशा। जैसे अ डिसिप्लिन कोर्स ऑफ एक्शन इज रिक्वायर्ड टू अचीव सक्सेस, मतलब कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हो उसका प्रॉपर जो एक टेक होगा उसको हम कोर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है अ डिसिप्लिन कोर्स ऑफ एक्शन इज रिक्वायर्ड टू अचीव सक्सेस, एक कोर्स ऑफ एक्शन चाहिए, मतलब एक एक्शन प्लान करो, उसी को एग्जीक्यूट करके सक्सेस मिल जाएगी। सो दैट्स हाउ वी यूज COUR SE। ये कोर्स वो भी होता है जो प्रॉपर प्लानिंग होती है कि इस बार चैप्टर 1 2 3 4 इतना सारा पढ़ना है, इसको भी पूरे को हम कंप्लीटली कोर्स कहते हैं। ठीक है। नंबर 39 सेज कोलिजन, COLLISION, कोलिजन है और फिर ये कोल्यूजन है। ऑलमोस्ट इसमें कंफ्यूजन हो ही जाती है। कोलिजन का मतलब होता है क्लैश करना या टकरा जाना। कोलाइड जब कोई चीज करती है, दो चीजें, तो आपस में टकरा जाती हैं। ठीक है। सो कोलिजन इज टकरा जाना या क्लैश कर जाना। सेंटेंस देखेंगे, इन अ कोलिजन बिटवीन ट्रेन्स एंड बस 3 पर्सन्स डाइड ऑन द स्पॉट। दोनों में कोलिजन हो गया, टकराव हो गया और उसमें 3 लोग ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। ठीक है। फिर आता है कोल्यूजन, जिसका मतलब होगा सीक्रेट अग्रीमेंट फॉर एन इविल प्लान, मतलब षड्यंत्र जो हम बनाते हैं। कोल्यूजन का मतलब साठ गांठ से अगर कोई प्लानिंग कर ली कि भाई इस बार ये काम करना है, इसको कोल्यूजन बोलते हैं। मतलब दो लोग जुड़ के एक प्लानिंग कर रहे हैं प्रॉपर, इसको कोल्यूजन कहा जाता है। सेंटेंस बनाएंगे, ही प्लान टू एग्जीक्यूट अ रॉबरी इन कोल्यूजन विद द क्लर्क। उसने एक रॉबरी प्लानिंग कर ली क्लर्क के साथ में कि इस बार पक्का हम चोरी कर लेंगे। तो ऐसे जब आप किसी की साठ गांठ में कोई प्लान करते हो, इसको कोल्यूजन कहते हैं। एंड कोल्यूजन किसी चीज का टकराव होता है। नंबर 40 या लास्ट होमोफोन फॉर द डे इज क्लोथ, CLOTH और दूसरा है CLOTHE। डिफरेंस कैसे याद रखेंगे, देखो CLOTH अनस्टिच्ड होता है, मतलब ये बिना सिले कपड़े। जैसे मान लो किसी ने बोला शर्ट सिलवानी है, कपड़ा चाहिए, तो जो क्लोथ आप लेके आओगे दैट वुड बी CLOTH, इसीलिए क्लोथ हाउस लिखा होता है। फिर अगर CLOTHE लिख लिया, इसका मतलब है वही शर्ट बन के तैयार हो गई है। अगर आप सिर्फ कपड़ा लेके आए हो शर्ट का, तो दैट इज CLOTH, और अगर उससे शर्ट बन के तैयार हो गई है, अब जो शर्ट बनी है दैट वुड बी CLOTHE। याद रहेगा। चलो देखते हैं सेंटेंस। आई वॉन्ट टू परचेज क्लोथ फॉर अ शर्ट एंड अ ट्राउजर्स। ठीक है। अब यहां पे अ नहीं होगा, ये गलत है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स यहां पे चाहिए होगा। आई वॉन्ट टू परचेज क्लोथ फॉर अ शर्ट एंड ट्राउजर्स, मतलब कपड़ा खरीदना है शर्ट और ट्राउजर के लिए। फिर क्लोथ कैसे यूज होगा, देखो, आई हैव गिवन माई क्लोथ्स टू वॉशमैन फॉर ड्राई क्लीनिंग। मैंने अपने कपड़े दिए हैं वॉशमैन को ड्राई क्लीनिंग के लिए। अब ड्राई क्लीनिंग के लिए बिना सिला कपड़ा तो नहीं देते हैं, सिला हुआ होना चाहिए। सो जब भी कपड़े सिल जाएंगे इट वुड बी CLOTHE, और नहीं सिलाए तो इट वुड बी CLOTH। आई होप ये याद रहेगा। सो इसी के साथ में खत्म करते हैं आज की क्लास को। एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 न्यू होमोफोन्स को, राइट। सो ऐसे ही इनको याद करते चलिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए, और जो भी क्वेरीज हो आप प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताया करिए, या फिर मेल करके भी आप इनको बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद सम मोर न्यू होमोफोन्स। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।